हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 19 अक्टूबर और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है ना, जो टॉपिक है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल से। और जिन लोगों ने हमें फीडबैक दिया है या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, उनका बहुत सारा धन्यवाद हमारी ओर से। वो लोग जो है हमें मोटिवेट करते हैं। इसमें प्रमुख नाम है विजय जी का, फिर अपनी तैयारी करके एक चैनल है उनका हो गया, फिर एक और है तानवी जी करके। ठीक है, तो जो लोग अपना फीडबैक देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन नहीं, कुछ महीना पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक आपको बात देखने को मिल रहा था। जो एनसीएल होता है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, एक होता है क्रीमी लेयर। आपने खूब चर्चा सुना था इसका। जो एस टी एस सी में जो आरक्षण मिलता है, तो बहुत सारे एस टी एस सी में ऐसे वर्ग वाले लोग हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो सरकार विचार कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था हमें कि जो है जिनको लाभ नहीं मिला है आरक्षण के अंतर्गत, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कुछ विशेष प्रयोजन करना चाहिए आरक्षण को लेकर। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप देखोगे हरियाणा की जो सरकार है, उन्होंने पहली ही बैठक में आरक्षण में कोटे के जो भीतर कोटा जो था ना, उसको लागू कर दिया। मतलब जो एस सी एस टी जो कम्युनिटी है, जो आरक्षण के लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है उनको। ठीक है, क्योंकि आप देखे होगे कि जो लोग एस सी में ही, अगर आप देखोगे कि जैसे कि जिसके पापा आईएएस हैं, जिसके दादा आईएएस हैं, वो बन रहा है आईएएस। ठीक है, लेकिन इसी में एक ऐसा वर्ग है ना जिसको अभी तक कुछ आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उनको तो विशेष ध्यान देना होगा ताकि ये भी जो है इक्वालिटी के दायरे में आ जाए, ताकि ये भी जो है अपना विकास कर सके। तो हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो ध्यान रखिएगा। अभी आपको बता दें, एससी को जो है लगभग 22% जो आरक्षण मिलता है, माफ कीजिएगा 15%, और एसटी के लिए 7.5%। ठीक है, ये आपको लोकसभा में भी आरक्षण दिया गया है और विधानसभा में भी। ठीक है, चलिए, जैसे हमारे ओबीसी कम्युनिटी अगर आप देखेंगे, अदर बैकवर्ड कास्ट, तो उसमें ये प्रोविजन पहले से लागू है। इसको बोलते हैं क्रीमी लेयर। ठीक है, जिसका 8 लाख से ऊपर इनकम होगा तो उसको क्रीमी लेयर माना जाएगा और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट को जो है एससी एसटी कम्युनिटी में लागू किया जा रहा है, और ऐसा करने वाला हरियाणा पहला सरकार, ये पहला राज्य बना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बिहार जैसे एग्जामों में बहुत टारगेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे जाति सर्वेक्षण भी हुआ था और बिहार में जाति को लेकर जो है एक अलग ही वहाँ पे माहौल बना हुआ है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अभी ब्रिक्स को लेकर यहाँ पे सम्मेलन होना है। 2024 का जो ब्रिक्स जो सम्मेलन होगा ना, वो कहाँ होगा? 2024 का वो होगा रूस में। तो रूस सभी याद करेंगे, ठीक है, लेकिन एक जगह जो है ना बहुत कम लोग याद करेंगे, वो है कजान। रूस में कहाँ पे होगा? कजान में, याद रखिएगा कजान, क्योंकि रूस करके 4 ऑप्शन बना देगा लेकिन यहाँ पे कजान दे देगा, फिर मॉस्को दे देगा, तो ऐसा करके कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। तो कजान आप याद रखेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो यहाँ पे नोटिस आया है, आदेश आया है कि वो वहाँ पर जाएंगे शिरकत करने। ठीक है, तो इस बार का जो सम्मेलन होगा 16 जो है होगा आपका, ये भी आप याद रखेंगे। ब्रिक्स में कौन कौन सा कंट्री है वो भी देख लीजिए। भारत है, और BRICS, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, पहले इसमें ब्रिक्स में हो गया, ठीक है, ब्राजील, रशिया और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, तो आप इन्हें याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे बात किया जा रहा है। देखिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर पूछता है, मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन से जो है अधिनियम बना रखा है, और उस अधिनियम का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, वैश्विक स्तर पे क्या क्या योजनाएं बनाए गए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ देखेंगे। एक, जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ना 2 महत्वपूर्ण नीतियां बनाया गया था। आपने देखा था 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, याद रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। पूछेगा कि कौन कौन सा जो है नियम या कायदे बनाए गए हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में बात कीजिएगा 1972। फिर आप पेरिस के भी बारे में बात कीजिएगा, पेरिस जो क्लाइमेट जो है, पेरिस समझौता 2015 वाला, उसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कुछ नहीं, अगर मेंस में अगर पूछता है कि कौन कौन सी योजनाएं लागू हैं या कौन कौन से नियम है, तो आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे बात कर देना है। क्लियर है?
इसके बाद यहाँ पे ग्लोबल टर्म देखने को मिल रहा है, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या है, देखिए नॉर्थ जो ये अपना अर्थ है, पृथ्वी है, तो इधर जो नॉर्थ वाली जो इलाका है ना वो डेवलप कंट्री है, और जो साउथ में जो इलाका है ना वो अंडर डेवलपिंग है या डेवलपिंग कंट्री है। तो भारत जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है ग्लोबल साउथ का। इसमें जो है अंडर डेवलपिंग जो है कंट्री आते हैं, ध्यान रखेंगे आप इसको। और जो क्लाइमेट चेंज है ना, पेरिस जलवायु समझौता 2015 वाला, उसका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक जो हमारा जो पृथ्वी गर्म हो रहा है ना उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने नहीं देना, उसी के अंदर रखना है इसको। ओके, चलिए इसके बाद इस टॉपिक में अगर आप चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी बहुत न्यूज में रहा है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, पहले इसके पीछे कहानी समझ लिए। उत्तराखंड इसको जो है लागू करने जा रहा है, उत्तराखंड जो है इसको लागू करने जा रहा है, ठीक है, और ऐसा लागू करने वाला पहला राज्य होगा। गोवा जो है वहाँ पे सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया हुआ है, लेकिन वो जो है वो ब्रिटिश वाला कानून जो बना हुआ था 1867 आई थिंक, मुझे लग रहा है 1867 या 69 वाला, जो पुर्तगाली का जो नियम था ना यूरोपियन वाला, उसको लागू किया है। लेकिन ये जो उत्तराखंड जो है ना ये भारतीय नियम होगा, और ऐसा लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आपको पता ही है भारत में जो है विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसे में लोगों के अपने अपने नियम हो जाते हैं, अपने अपने कल्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो है, जैसे कि आप देखोगे मुस्लिम जो लॉ है वहाँ पे, मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें जो है मुस्लिम पर्सनल जो है लॉ लागू होता है। हिंदू में आपका कौन कौन सा आ गया, हिंदू में आपका सिख भी इसी में इंक्लूड होता है, बौद्ध और जैन और हिंदू जो है ये सारे जो है इनकी पर्सनल लॉ है वो लागू होते हैं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में भी वही चीज़ देखा गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर देश एक है तो नियम भी एक होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो इस आर्टिकल में आपको यही सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके पीछे जो है उत्तराखंड सरकार ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू कर रहे हो ना, किसी विशेष धर्म को टारगेट करके नहीं ला रहे हैं, या किसी विशेष धर्म को हम यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं, बल्कि जितने भी विभिन्न धर्म के लोग भारत में रहते हैं, ठीक है, हमारे राज्य में रहते हैं, उनको जो है इक्वालिटी प्रदान करना, उनको जो है न्याय प्रदान करना। जो महिलाएं जो पीड़ित है, ठीक है, जो नियम कायदों से पीड़ित है, जो उनको एक माहौल नहीं मिल पा रहा है, उससे उनको छुटकारा दिलाना है। तो हम लोग आते हैं, देखिए हमारे कानून में अगर बात किया जाए तो जो क्रिमिनल लॉ होता है और सिविल लॉ होता है, दो लॉ होते हैं। तो क्रिमिनल लॉ है ना वो सभी के लिए बराबर है। मान लीजिए किसी भी कम्युनिटी के धर्म ने कोई अपराध किया, मान लीजिए चोरी किया, ठीक है, मर्डर किया, तो कोई भी धर्म का हो कानून एक ही लागू होगा। लेकिन जब सिविल मैटर आ जाता है, जैसे विवाह का मामला हो जाता है, तलाक का हो जाता है, सक्सेशन का हो जाता है, ठीक है, जन्म मृत्यु को लेकर हो जाता है, तो इन संदर्भ में जो है ना विभिन्न राज्यों के अपने अपने कानून होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है यूनिफॉर्म लाना, यही जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने ट्रिपल तलाक देखा था, इंस्टेंट तलाक था, उसको असंवैधानिक करार दिया गया ना 2017 में, क्योंकि उससे महिलाएं बहुत पीड़ित थी। और ये सब जो है ना जो PIL दर्ज हुआ था वो मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं उन्हीं की तरफ से दायर हुआ था, क्योंकि वो लोग पीड़ित थी, उनको ये नियम जो उनको सही नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका फ्रीडम जो उनका इक्वालिटी सब खत्म हो रहा था। फिर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट मुद्दे पे बात करते हैं हम लोग। हाँ, और थोड़ा सा देख लीजिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना वो हमारे संविधान के आर्टिकल जो 44 है ना उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो महंगाई को लेकर हमारा जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया है कि अभी जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जितने भी नीतिगत दर है ना उस पर कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करें। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है यहाँ पे RBI बनाती है। और जब सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है ना तो जो टैक्स रेट को बढ़ा देती है, ठीक है, जो एक्सपेंस होते हैं पब्लिक एक्सपेंस उस पर कम करती है, तो इसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भारत का जो लक्ष्य है ना कि 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनाना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं डॉलर के मुकाबले भारत का जो रुपया है ना लगभग 84 है। अगर $1 है आपके पास तो आपको जो है इंडियन करेंसी 84 मिलेगा। इससे क्या हो गया, पहले 83 हुआ करता था, 84 हो गया, इससे रुपया कमजोर हो रहा है, ठीक है। जब रुपया कमजोर होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, पूछता है इम्पैक्ट पूछता है कि जब रुपया कमजोर हो रहा है तो इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट जो है ना महंगा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है ना वो लगभग 690 के है, अभी हम 700
4 या 5 के आसपास जो है अरब डॉलर हो गया था हमारे पास, लेकिन अभी घटा है। तो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, उसमें गोल्ड शामिल होता है, उसमें फॉरेन करेंसी एसेट शामिल होता है, जो IMF के पास भारत का रिजर्व है ना वो शामिल होता है, फिर ट्रेंच रिजर्व जो है यहाँ पे शामिल होता है। तो जो फॉरेन करेंसी रिजर्व जो एसेट होता है उसमें आपका येन शामिल होता है, पाउंड होता है, ठीक है, यूरो शामिल होता है, सारे कुछ शामिल होता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ डॉलर ही शामिल होता है। नेक्स्ट मूव करें। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। जो ब्यूरोक्रेसी होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में नौकरशाही बोलते हैं। क्या सरकार की नीतियों को लागू करना, ये उनका काम है। प्रशासन को ऑपरेट करना, मंत्रियों को सहायता करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, UPPCS में, BPSC में पूछा गया है। सूर्य ग्रहण के बारे में जो पूछा था, तो यहाँ पे जो है विजय जी ने, फिर जो अपनी तैयारी करके एक चैनल है, जो व्यूअर है हमारे, उन्होंने भी जवाब दिया यहाँ पे। और एक और थे जिसका नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो वो लोग जो है अपना फीडबैक देते रहते हैं, जो सही है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो बिहार का जो नदी है ना, इसको ध्यान रखिएगा। गंगा नदी बीचों बीच पास होता है, और यहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। साथ में देख लीजिए क्रमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। यहाँ से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ पे इस मैप को डेली दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पर नेपाल है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे झारखंड है। यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा आपका, इसलिए यहाँ पे मैप को मैंने डाल दिया है। 8 जिला टच करता है, झारखंड में 8 जिला, वेस्ट बंगाल में 3 जिला, और नेपाल में 7 जिला। ये कंट्री है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री ये वाला है ना। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। वेस्ट बंगाल में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। याद रखेंगे आप। इधर हो गया आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका। इसके बाद आते हैं ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर है, 10 मेंबर है। नया बेलारूस बना है, याद रखिएगा। रशिया भी है, चाइना है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। भारत और पाकिस्तान जो 2017 में मेंबर बना था इसका। फिर ये लेबनान को लेकर है, इजिप्ट को लेकर, जॉर्डन, सीरिया, ये सब जो है मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द जो है बसे कंट्री है, याद रखेंगे। जॉर्डन जो है शेयर नहीं कर रहा है, और ना तो सीरिया शेयर कर रहा है, किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो अपना फीडबैक जरूर दें, और ये PDF जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। लिंक जो है हमारे कमेंट बॉक्स पे मिलेगा। धन्यवाद।